धर्मों को इन्हीं चीज़ों पे केवल फोकस करना चाहिए कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कैसा दिखता है, भगवान है या नहीं, क्या इसी पर फोकस करना चाहिए या ये एक सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए। या बुद्ध और कार्ल मार्क्स, व्हाट इज क्रीड ऑफ बुद्धा एंड व्हाट इज क्रीड ऑफ मार्क्सिज्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम जिस अहम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो जुड़ा हुआ है हमारे समाज से, देश से, दुनिया से, कि व्हाट इज़ द वे, कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हम इस दुनिया को बहुत ही बेहतरीन स्थिति में ला सकते हैं, ऐसी स्थिति में लाएं कि उसमें संभवतः अधिक से अधिक या कहें संभवतः सभी लोग खुश रह सकें। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम समझते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि समझें कि अपंग है, तो वो कुछ कर नहीं सकता है, वो पड़ा है और उसका ना कोई परिवार का कोई संबंधी बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उसको वो ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जाएं जो कि बेसिक नीड हैं। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इंटरनेट है, जो उसके जीने के लिए आवश्यक है, और उससे भी थोड़ा ऊपर उठ के, जैसे कि उसका इलाज है, जो बेसिक नीड्स वो नहीं केवल रोटी, कपड़ा, मकान। बेसिक नीड्स मतलब उसे अच्छी तरीके से वो कपड़े पहन सके, वो इंटरनेट चला सके, उसके पास टेलीविज़न हो, उसके पास अपना मोबाइल हो। तो ये सब चीज़ें जो कि एक व्यक्ति पर होनी चाहिए, यदि वो अपना एक हेल्दी अपना माइंड डेवलपमेंट चाहता है तो उसके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 21 में बात की गई है, राइट टू डिग्निटी फुल लाइफ की, कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके और डिग्निटी फुल लाइफ जी सके। तो इसके लिए किन मीन्सों की, किन साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया, एक व्यक्ति है, दिव्यांगत है, वो उसका कोई सहारा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे ज़रूरत की चीज़ें मिलनी चाहिए। उसे एक रहने के लिए घर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा घर मिले, जितनी उसे ज़रूरत है उतना बड़ा घर मिलना चाहिए, इलाज का खर्चा मिलना चाहिए, खाना पीने का खर्चा मिलना चाहिए। और एक व्यक्ति जिसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अधिक से अधिक धन जमा कर सकता है, तो उसको धन इकट्ठा करने से रोका जाना चाहिए। वो धन कमाए लेकिन उससे से अधिक टैक्स लिया जाए, जिससे कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनमें वो धन बांटा जा सके। सरप्लस कोई भी चीज़ उसके पास ना हो। जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास सरप्लस कोई भी चीज़ ना रहे, इतनी ज़्यादा सरप्लस ना रहे। तो यही अहम टॉपिक है और आज का यही टॉपिक है बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, क्योंकि ये दोनों आइडियोलॉजी का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि किस तरीके से दुनिया को बेहतरीन बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसी इंटेंशन के साथ, इसी ऑब्जेक्ट के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये ऐसे लिखते हैं, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ऐसे है, जो भी व्यक्ति इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं उनको ज़रूर ये पढ़ना चाहिए। 30-32 पेजों का ये निबंध है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब आप इस ऐसे को स्टडी करते हैं तो आप एक साथ कई चीज़ों का अध्ययन कर रहे होते हैं, जैसे कि हाउ टू राइट अ एक्सीलेंट ऐसे, किस तरीके से एक अच्छा निबंध लिखा जाए, और जो राइटिंग स्किल्स हैं वो सीखते हैं, और किस तरीके से आप दो या दो से अधिक आइडियोलॉजी के बीच में कंपैरिजन, पॉजिटिव कंपैरिजन किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरीके से उसके कंक्लूज़न पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसे लिखने की आप कला सीखते हैं और साथ ही साथ आप दुनिया की बेहतरीन आइडियोलॉजी के बारे में जान जाते हैं। कई विषयों का आप एक साथ अध्ययन होता है। तो फ्रेंड्स, निबंध थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हम आज ये हमारा पहला वीडियो है बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर। इसके आगे भी हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, और आज हमारा ये वीडियो इंट्रो रहेगा कि इस ऐसे को किस तरीके से लिखा गया है, कितने पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से आपको ये ऐसे पढ़ना है, और किन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आप इन ऐसों को पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप इस ऐसे को पढ़ते हैं तो
तो आपको ये सवाल का जवाब मिलता है कि जो रिलीजन है या कोई आइडियोलॉजी है, उसका जो बेसिक सेंटर है, जो उसका सेंट्रलाइजेशन पॉइंट है, वो रिलीजन, वो टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये दुनिया किस तरीके से बनी, पृथ्वी किस तरीके से बनी, क्या ये धर्म का सेंट्रलाइजेशन पॉइंट होना चाहिए, कंसर्निंग पॉइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या धर्मों को इन्हीं चीज़ों पे केवल फोकस करना चाहिए कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कैसा दिखता है, भगवान है या नहीं, क्या इसी पर फोकस करना चाहिए, या ये एक सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य जाति की भलाई के लिए किस तरीके से क्या कार्य कर सकते हैं, किन साधनों का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा कि गॉड का इम्पोर्टेंस कितना होना चाहिए, जो ये सुपरस्टिशियस थिंग्स हैं, जो सुपर नेचुरल पावर्स की थिंग्स हैं, जो विच क्राफ्ट है, जादू टोना है, तो उसका हमारे जीवन में यूज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, या सेकेंडरी चीज़ है कि ये सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको यहाँ पर बेस्ट वे मिलता है जो जिससे कि दुनिया बेहतरीन बनाई जा सकती है, ये आपको मिलता है। और आपको लास्ट में ये आंसर मिलता है कि हुज आइडियोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। कौन सी आइडियोलॉजी है इसमें कि जो हमेशा सतत चलती रह सकती है, लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे पीरियड तक चल सकती है, बुद्ध की आइडियोलॉजी है या मार्क्स की आइडियोलॉजी, ये आपको जवाब मिल जाता है। और क्या इन दोनों का उद्देश्य एक ही था, और यदि उनका उद्देश्य एक ही था, क्या उनके मीन्स साधन अलग अलग थे, ये सब आपको मिलता है। तो हम देखते हैं कि ये ऐसे किस तरीके से लिखा गया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू में इसका इंट्रो दिया है कि मैं इसमें बताते हैं कि मैं जब इस कंपैरिजन को कर रहा हूँ बुद्ध और कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को, तो बहुत से लोग हंस सकते हैं, क्योंकि बुद्ध का जन्म हुआ 563 BC में और कार्ल मार्क्स का जन्म 1880 AD में हुआ। तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, एक मॉडर्न युग का व्यक्ति है, एक यहाँ एंशियंट युग का व्यक्ति है। तो इसको लोग रेडिकुलस समझ सकते हैं, हास्यास्पद समझ सकते हैं कि इन दो आइडियोलॉजी का कंपैरिजन किस तरीके से क्यों किया गया है, ये तो कोई तालमेल ही नहीं है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं मैंने दोनों आइडियोलॉजी को पढ़ा है और मुझको ये कंपेल किया है, जब मैंने इन दोनों आइडियोलॉजी को पढ़ा है तो मुझे ये कंपैरिजन लिखने पे मैं कंपेल हुआ हूँ। तो ये बताते हैं इंट्रो में, इसमें और डिटेल में बताते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका इंट्रो पे पहला हम वीडियो बनाएंगे और फिर आते हैं बाबा साहब कि व्हाट इज़ क्रीड ऑफ बुद्धा, बुद्ध की आइडियोलॉजी क्या है, उनका जो धम्म है वो क्या है, वो उसमें बताते हैं। तो बुद्ध का धम्म के ऊपर जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं, त्रिपिटक हो और तमाम जो भी ग्रंथ हैं, अगर हम देखें तो पूरा कमरा भर जाएगा, पूरे मकान भर जाएगा आपका, इतना लिटरेचर है बुद्धिज़्म का। तो पूरा लिटरेचर का कंसर्निंग पॉइंट क्या है, उसका एसेंस क्या है, वो इसमें बता दिया गया है। और क्या बताया गया है हम यहाँ पर नहीं करेंगे डिस्कस, वो अगली वीडियो में करेंगे। तो वो आपको पता चल जाता है, आपको पूरा बुद्धिज़्म पढ़ने की ज़रूरत, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम पड़ जाता है कि जो भी लिटरेचर लिखा गया है वो किसके इर्द गिर्द है, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको पता चल जाता है कि उसका कंसर्निंग पॉइंट क्या है, बुद्धिज़्म का एसेंस क्या है, कंसर्निंग पॉइंट क्या है, वो आपको पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट में वो डिस्कस करते हैं, सेकंड पॉइंट में व्हाट इज़ क्रीड ऑफ कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का जो क्रीड है, जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। तो इसमें भी वो बताते हैं कि किस तरीके से क्लास स्ट्रगल होता है और किस तरीके से लेबर क्लास है उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, किस तरीके से जो धन है, जो मनी आया, मनी का आविष्कार हुआ जिससे कि हम लोगों के श्रम को खरीद या बेच सकते हैं, तो उसका किस तरीके से यूज़ होता है, गलत तरीके से उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या है उसको यहाँ पर उसका एसेंस बताया गया है। और थर्ड पॉइंट में बताया गया है जो इसी से जुड़ा हुआ है, व्हाट इज़ सर्वाइव ऑफ मार्क्सिज्म क्रीड। तो जो मार्क्स क्रीड है, मार्क्स आइडियोलॉजी है, उसमें से क्या बचा, जो मार्क्सिज्म ने लिखा था उसमें से केवल क्या पॉइंट बचे,
या पूरा बचा या कितना हद तक बचा, किन किन चीज़ों को, तमाम जो क्रिटिसाइज्ड थे उनके जो कई राइटरों ने लिखे और कई लोगों ने ये माना कि ये चीज़ें मार्क्सिज्म की ये इम्पॉसिबल है, उनको नकार दिया गया। तो वो इसमें बताया गया कि किन किन चीज़ों को यहाँ पर नकार दिया गया और क्या केवल शेष बचा मार्क्सिज्म क्रीड में। फोर्थ पॉइंट में बताया गया कंपैरिजन बिटवीन बुद्धा और कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि व्हाट इज़ बुद्धिज़्म, व्हाट इज़ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म क्या है, बुद्धिज़्म क्या है, आपने समझ लिया। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन शुरू करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये वो यहाँ पर बताते हैं, वो कि हम जो कि आगे की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 पॉइंट में आते हैं द मीन्स। 6 पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है, एवेल्यूएशन ऑफ मीन्स। तो क्या साधन है और उन साधनों में कितनी सार्थकता है, कौन से मीन्स जो बुद्ध के साधन है और जो मार्क्स के साधन हैं, इनमें से कौन से साधन ज़्यादा बेहतरीन हैं, अच्छे हैं, वो इसमें बताया गया है, कारगर हैं। जैसे कि मार्क्सिज्म में बताया गया कि आपको वायलेंस का यूज़ यदि करना पड़े तो आप कर सकते हैं, आप का जो ऑब्जेक्ट है उसे पाने के लिए आप फोर्स का, यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बताया गया है, आप वायलेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध ने यहाँ पर बताया कि दिस इज़ द लास्ट ऑप्शंस, जब कोई रास्ता नहीं बचे, जब आपको यहाँ पर वायलेंस का यूज़ करना चाहिए। तो बुद्धिज़्म में वॉलेंट्री, स्वायत्त लोग जागें और स्वायत्त लोग अष्टांगिक मार्ग पर चलें, उनके पंचशील पर चलें और दुनिया बेहतरीन बने, इस तरीके का यहाँ पर साधन बताए गए हैं। बहुत डिटेल में बुद्धिज़्म के साधन बताए गए हैं। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप मानेंगे कि इस ऐसे में कितना दम है, आप समझ जाएंगे। और 7 पॉइंट में बताया गया है हुज मीन्स आर मोर एफिकेशियस, किसके साधन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं, लोगों पर लॉन्ग लास्टिक उनका प्रभाव रहेगा लंबे समय तक। ऐसा नहीं, अब मार्क्सिज्म मोरलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन मोरलिटी को प्रैक्टिकली वे में उतारना जाए, इस पर वो कोई खास ध्यान यहाँ पर नहीं देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बुद्ध पूरा हमेशा मोरलिटी पर ही फोकस करते हैं, उसी के जरिए दुनिया को बेहतरीन बनाने की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया कि हुज वे इज़ मोर एफिकेशियस, ये बताया गया। 8th पॉइंट में बताया गया है विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, जब स्टेट ख़त्म हो जाएगा, राज्य सरकारें ख़त्म हो जाएंगी तो कैसी स्थिति रहेगी। तो जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है वो बात करती है कि पहले एक क्रांति होगी और यहाँ पर लेबर क्लास के डिक्टेटरशिप आएगी और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर स्टेटलेस सोसाइटी आ जाएगी, सब ऑटो मोड पे चल जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन उसको चलाएगा। तो ये किस तरीके से होगा, इस पर संदेह व्यक्त करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। तो कहते हैं कि ये एक इम्पॉसिबल सा लगता है कि स्टेट ही नहीं हो और समाज चले। आज के मॉडर्न युग में ये थोड़ा मुश्किल लगता है। थोड़े समय के लिए कम्युनिज्म अच्छा है, लेकिन हमेशा के लिए कम्युनिज्म नहीं रह सकता है। इसके उन्होंने कई यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, वो आप इस ऐसे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बेसिक वीडियो बनाया हमने बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर, और इसको हम आगे 2-3 वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोनों सब चीज़ें बताएंगे कि बुद्ध का धम्म क्या है, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या है, और इनका कंपैरिजन करेंगे, वीडियो में ही कंपैरिजन करेंगे। और लास्ट में आपको पता चलेगा कि हुज वे इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक दिस वर्ल्ड बेटर एंड हैप्पी। तो आपको ये पता चलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।